ठंड में सुबह जल्दी उठने वाली बहू। आज तो कितना ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, दिल्ली तो कुल्लू मनाली बन गई है। आसमान से कितनी सफेद सफेद बर्फ गिर रही है। हमारा बस चले तो कुल्फी जमा कर खा जाए। पूरे घर आंगन में घना सफेद कोहरा छाया। अड़ोसी पड़ोसी अपने घरों में खर्राटे मार कर सो रहे थे। वहीं इमली खुले आंगन में बैठकर एक चूल्हे पर चाय और दूसरे पर सरसों का साग उबाल रही थी। हेलो भैया, हो गया हमारा फैंटास्टिक चाय। का बढ़िया दमदार खुशबू आ रही है। ऐसा बोलकर इमली ठंडी ठंडी हवा में चाय की चुस्की लेती है। गजब इमलिया, क्या चाय बनाई है, एकदम कड़क। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय का मजा ही अलग है ससुर। अरे लगता है साग में ज्यादा पानी डाल दिया है, ढक्कन हटा देती हूँ। जैसे ही इमली हड़बड़ाहट में पतीले का ढक्कन हटाती है तो ढक्कन फिसल कर गिर जाता है। गई भैंसिया पानी में। इतनी जोर से बर्तन बजने की आवाज से मॉडर्न जेठानी शालिनी उठकर रजाई में बैठ जाती है। उफ, भैंस की आंख, ये कौन मेरी अच्छी खासी नींद के बीच में कबाब की हड्डी बन रहा है। जो कोई भी हो, आज इसकी खैर नहीं। गुस्से में भड़कते हुए शालिनी जैसे ही आंगन में आती है तो इमली को देखकर वो गुस्से में और भी ज्यादा लाल पीली हो जाती है। You देसी गर्ल, what the hell is this doing on? तुमने क्या कसम खा रखी है मुझे परेशान करने की? अच्छी खासी नींद आई थी, तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। टॉक टू मी इमली। जेठानी जी, अब आप ऐसे इंग्लिश मैडम की तरह पटर पटर अंग्रेजी झाड़ोगी तो हम कैसे बतियाएंगे? फाइन, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ? वो हमको नींद नहीं आवत रही तो हम सोचे खाना ही बना ले। वैसे हम बहुत ही फर्स्ट क्लास मलाई मार के चाय बनाई है, ये लीजिए पी लीजिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। शालिनी गुस्से में आग बबूला होकर चूल्हा बुझा देती है और इमली को धमकाती है। अगर अब तुमने बिल्कुल भी खटापटर किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगली कहेंगी, जब से आई हो खून भी रखा है। शालिनी इमली को डांट लगाकर कमरे में चली जाती है, मगर आखिरकार इमली की जेठानी उस पर इतना क्यों भड़क रही थी, चलिए देखते हैं। जहां सर्दी के मौसम में सुबह के लेट 8 बजे तक भी सुजीत की परिवार में सन्नाटा छाया था, तभी दूध वाला कालूराम घंटी बजाता है। हे भगवान, इतनी देर तक भी ये लोग कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। कब से घंटी बजा रहा हूँ, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। भौजाई जी, अरे ओ भौजाई जी, दरवाजा खोलो, दूध लाए हैं। आए भैया, ये दूध वाले भी ना किसी भी टाइम में टपक जाते हैं। शालिनी आंखें मलते हुए दूध लेने आती है। उसके बाद सास ननंद भी उठकर कमरे में से आती हैं और सोफे पर फैल जाती हैं। तभी ननंद चारू नखरे करती है। गुड मॉर्निंग भाभी, जल्दी से मेरे लिए कैपेचिनो दे दो। चारू, मैं अभी अभी उठी हूँ, सास तो लेने दो। अरे शालिनी बहू, ऐसे अलसाएगी तो चाय कब पिलाएगी? चल बढ़िया सी अदरक इलायची वाली चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना। जी माँ जी। बस बैठे बैठे ऑर्डर फरमा देती हैं। पता नहीं कब मेरी देवरानी आएगी ताकि किचन के झमेले से छुटकारा मिले और मैं आराम से लेट 10 बजे तक सोकर उठ पाऊंगी। जहां शालिनी देवरानी को लेकर ख्याली पुलाव पका रही थी, वहीं देवर आदित्य इमली नाम की गांव की लड़की से शादी करके आता है। इमली की पूरी गांव की वेशभूषा देखकर सास जेठानी ननंद तीनों हक्की बक्की हो जाती हैं, क्योंकि पूरा ससुराल शहरी था। आदित्य, ये लड़की कौन है, कहाँ से लाया है इसे? चरण स्पर्श सासू माँ, हम है आपकी बहुरिया इमलिया फ्राम सी छपरा। हाँ, वो तो तुम्हारा छपरी हुलिया देखकर ही लग रहा है। ये चटक रंग की साड़ी, पैरों में लाल कलर, माथे में इतना सारा सिंदूर, लुक लाइक कवार। अपनी भाभी शालिनी की बात पर आदित्य इमली के पक्ष में बोलता है। शालिनी भाभी, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, इमली मेरी पत्नी है। ये सुनते ही शांति खफा होकर बोलती है। क्या तूने शादी कर ली आदित्य? मैंने कितने अरमान सजाए थे अपनी बहू के प्रति। अपने हाथों अपनी छोटी बहू चुनकर लाऊंगी। माँ, मैं आपके अरमानों को ठेस पहुँचाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि इमली आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। अब गुस्सा थूक भी दीजिए शांति जी, अब जैसी भी है इमली हमारे घर की बहू है। पूरा परिवार इमली को स्वीकार कर लेता है। इसी तरह से रात हो जाती है, मगर रात के 2-2:30 बजते ही इमली उठकर बिस्तर में बैठ जाती है। हमको तो नींद ही नहीं आ रही है। वैसे भी ससुराल में पहला दिन है, आराम आराम से जाकर साफ सफाई कर लेती हूँ। इमली आधी रात को ठंड में उठकर किचन में आती है और जोर जोर से गाते हुए सिंक में पड़े बर्तन धोने लगती है।
खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा आहा, ओ छोरा ओहो, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। आधी रात में इमली के इतने जोर जोर से गाने की आवाज लेट नाइट रजाई के अंदर फोन चला रही जेठानी और ननन चारों के कान में जाती है। ओ गॉड, इतनी ठंड में इतनी रात को किसके अंदर इंडियन आइडल का कीड़ा उछल रहा है? अभी अभी तो नींद आनी शुरू हुई थी मेरी, अब तो नींद भी भाग गई। चारू अपने कान पर तकिया लगाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन इमली और ज्यादा लाउड गाने लगती है और वो किचन में आती है। इमली भाभी, आप इतनी रात को किचन में बर्तन क्यों घिस रही हैं? ये सारे काम सुबह के हैं ना, अभी आप जाकर सो जाइए, ठंड है। अरे नहीं नंदन जी, आज हमारी पहली रसोई है ना, तो हम बहुत सारे काम है, आप सो जाइए। लगता है इमली भाभी को ज्यादा ही एक्साइटमेंट है पहली रसोई की, इसीलिए तो इतनी ठंड में लगी पड़ी है। चारू जाके सो जाती है। वहीं इमली की खटर पटर रात भर चलती रहती है, जिसे ससुराल वाले मिच मिच करते हैं और सुबह सुबह झगड़ालू पड़ोसन कमला और अड़ोसी पड़ोसी शिकायत लेकर आ जाती हैं। सुजीत भाई साहब, ओ सुजीत भाई, ओ शांति बहन, बाहर निकलो। देख लो कमला बहन जी, हम लोगों की नींद उड़ा के खुद घोड़े बेच के सो रही है। क्या बात है तिवारी भाई साहब, कमला बहन सुबह सुबह यहाँ? अरे सारी रात तुम्हारे घर से आवाजें आ रही हैं, लोगों की नींद हराम कर दी, अपनी नई बहू को थोड़ा समझाओ। लोग काम धंधे वाले लोग हैं, ऐसे ठंड के मौसम में हमारी मिट्टी पहाड़ न करें। पड़ोसियों की शिकायत लेके शांति भड़के मिजाज में इमली को सुनाती है। ये क्या हरकत है इमली बहू, तेरी वजह से पहली बार पड़ोसी उल्हाना लेके आए हैं। किसने कहा था ठंड में जल्दी सुबह उठने को? वो माँ जी, हमको गांव में भी सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसीलिए नींद खुल जाती है। खबरदार जो आज से जल्दी उठी तो, समझ गई ना? लेकिन शांति का समझाना जैसे आदत से मजबूर इमली के सर के ऊपर से निकल ही जाता है और जैसे ही रात के 2-3 बजते हैं वो ठंड में उठकर गुनगुनाते हुए ठंड में नहाने लगती है। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, अरे गाना आए ना आए, गाना चाहिए। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है रे। इमली के जोर जोर से पानी गिराकर नहाने की वजह से आदित्य उठकर चिड़चिड़े मिजाज में बोलता है, हे भगवान, ये इतनी ठंड में ठंडा पानी से आधी रात को उठकर नहा रही है, ये आदत से बाज नहीं आ सकती। इमली, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मुझे सोने दो। ठीक है आदित्य जी। नहा धोकर वो फिर किचन में जाती है और बर्तन खड़कने लगते हैं, जिससे जेठानी खुंदक में उठकर बैठ जाती है। ओह गॉड, इस देहाती देवरानी ने नाक में दम करके रख दिया है, न खुद सोती है न सोने देती है। इतनी ठंड में जल्दी सुबह उठ जाती है और हमारी भी रातें काली करवाती है। शालिनी बड़बड़ा कर रजाई में मुंह ढक लेती है, लेकिन शोर शराबे में उसे नींद नहीं आती। वहीं पड़ोस वाले भी बेचारे रात में जाग ही रहे थे और सुबह फिर से शिकायत लेकर आते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इमली डेली ठंड में जल्दी सुबह उठ जाती है और ठंडे ठंडे पानी में उठकर नहाती है। अरे राम राम राम, आज तो कड़कड़ाती सर्दी है, चाय बना लेती हूँ और सरसों का साग भी चढ़ा देती हूँ, उबल जाएगा तब तक सुबह के 5 बज जाएंगे। इमली खुले आंगन में ही चूल्हे पर चाय बनाने लगती है और एक बार फिर बर्तन की आवाज से जेठानी उठ जाती है और गुस्से में उसे सुना डालती है। आई एम सॉरी, इस बार मेरी जंगली उल्लू की पट्टी देवरानी को समझ में आ गया होगा, अब चैन से सो सकती हूँ। शालिनी जैसे ही चादर तान कर सोने की कोशिश करती है, तभी उसे धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आती है। अब ये क्या शोर था? लगता है मेरी जल्दी जागने वाली देवरानी सुधरने वाली नहीं है। इसे समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, मगर इस बार मैं इसकी अच्छे से वाट लगाऊंगी। शालिनी खुंदक में जैसे ही बाहर आती है तो देखती है इमली जमीन पर पड़ी ठंड से थर थर कांप रही थी। इमली, इमली क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, इसका शरीर तो बिल्कुल ठंडा है। माँ जी, देवर जी, पापा जी, जल्दी आइए सब लोग। पूरे परिवार वाले आंगन में आ जाते हैं। आदित्य इमली को बेहोश पड़ा देखकर डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी इमली को? वो बेहोश कैसे हो गई? आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? इनके शरीर का तापमान ठंड की वजह से बहुत कम है और तेज बुखार भी। शुक्र है जो बुखार दिमाग तक नहीं पहुंचा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आप इन्हें गर्माहट में रखिएगा। इतने में इमली को होश आ जाता है और डॉक्टर की बात सुनकर सबसे वो माफी मांगती है और अब इमली ठंड में जल्दी सुबह उठने की आदत छोड़ देती है।
इच्छा बहू, ये हीरो का रानी हार हमारा पुश्तैनी हार है, जो मैं आज इस घर की दुल्हन होने के नाते तुम्हें दे रही हूँ। आज से ये तुम्हारी अमानत है। इस बेशकीमती हार के लिए धन्यवाद सासू माँ। अरे बहू, इसे पहन लो, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। राजवती डायमंड सेट इच्छा को पहना देती है। फिर एक एक करके मुंह दिखाई में आई हाई क्लास लेडीज भी उसको हीरे की चीजें देती है। ये क्या, सासू माँ के साथ मेहमान भी मुझे हीरे की ज्वेलरी चढ़ा रहे हैं? ऐसा लग रहा है मैं किसी ख्वाब में जी रही हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि गरीब परिवार में जन्मी मैं हीरो वाले ससुराल की बहू बनूंगी। जहाँ हर लड़की ऐसे शानो शौकत भरे शाही ससुराल के सपने देखती है, वहीं इच्छा हीरो से भरे ससुराल में होने का यकीन नहीं कर पा रही थी। पर आखिर कैसे एक गरीब परिवार की लड़की हीरो वाले शाही ससुराल की बहू रानी बन गई? चलिए जानते हैं कहानी में। इच्छा, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? विल यू मैरी मी इच्छा? हाँ युवराज। कॉलेज ग्राउंड के बीच में युवराज गरीब इच्छा को डायमंड रिंग के साथ प्रपोज करके उसे रिंग पहनाता है। वहीं साइड में तारा, रीता, जो कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियां थीं, शक्ल बनाकर खड़ी थीं। आई कांट बिलीव इट तारा कि युवराज इस 2 टके की लड़की को प्रपोज करेगा। क्या लंबा हाथ मारा है इसने। तुम्हारी तो बड़ी सगी दोस्त बनती थी ना ये। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि ये मेरी नाक के नीचे ये इच्छा ये गुल खिला रही थी। दोनों बातें कर रही होती हैं, तभी इच्छा अपने हीरे की अंगूठी दिखाते हुए रीटा को चढ़ाती है। लुक एट दिस रीटा, युवराज ने मुझे डायमंड की रिंग पहनाकर प्रपोज किया है। देखा, सही चीज सही हाथों में आ ही जाती है। रीटा गुस्से में भड़क कर चली जाती है। इच्छा के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन इच्छा महंगे शौक रखने वाली लड़की थी। वहीं युवराज एक अमीर रजवाड़े खानदान का इकलौता लड़का था। पिता पुरखों की तरह एक बड़े हीरे के जौहरी थे। घर में हीरा भरा था। हीरों से भरा ससुराल देखकर इच्छा ने उससे प्यार किया था, जिससे युवराज बिल्कुल बेखबर था। मैं आज ही मेरे माता पिता से हमारे रिश्ते के लिए बात करके रिश्ता लेके तुम्हारे घर आऊंगा। पारिवारिक रजामंदी से हमारी शादी होगी। और अगर तुम्हारे माता पिता नहीं माने तो क्या होगा? अरे मानेंगे कैसे नहीं, इकलौता बेटा हूं मैं उनका। युवराज अपने घर आता है। उसका घर शाही महलों सा था। छत पर हीरों का झूमर लगा था, जिसकी चकाचौंध उनकी अमीर रुतबे को जता रही थी। तभी हीरों के हार, चूड़ी, गहनों में लदी माँ राजवती बोलती है, अरे युवराज, तू आ गया बेटा, यहाँ बैठ। देख, पंडित जी ने तेरे लिए एक से बढ़कर एक लड़की की तस्वीर भिजवाई है। देखकर बता तुझे कौन सी पसंद है। मैंने तो सोच लिया अपने खानदान में आने वाली बहू को हीरो में तौल दूंगी, ताकि सभी देखकर दांतों तले उंगली दबाती रह जाएंगी। माँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो दरअसल मैं इच्छा को चाहता हूँ। कौन? वो झोपड़ी की गरीब लड़की जिनके पास रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं? तूने सोचा भी कैसे उस गरीब भीख मांगिन को मैं हीरो से भरे ससुराल में लाऊंगी? तो फिर आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए माँ। इस घर में कोई बहू बनकर आएगी तो केवल इच्छा। माँ बेटे के बीच में जंग होती देखकर बात को संभालते हुए पिता नागेंद्र प्यार से बोलते हैं, युवराज बेटा, तुम्हारी पसंद ही हमारी पसंद है। तुम्हारी माँ को मैं मना लूंगा। तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ जी, युवराज हमारा इकलौता बेटा है। तुम किसी भी गरीब को इस हीरो के महल की बहू कैसे बना सकते हो? वो लड़की मुझे मंजूर नहीं है। राजवती, राजवीर अभी जवान है, गरम खून है। अगर तुम ऐसे ही जिद पर अड़ी रही तो कहीं ऐसा ना हो तुम अपने बेटे को खो दो। हम कल लड़की वालों के घर चल रहे हैं रिश्ता पक्का करने। अगले दिन तीनों इच्छा के घर आते हैं, जहाँ राजवती इच्छा को हीरे के कंगन पहनाती है। देखो तो ये हीरे के कंगन कितने जच रहे हैं मेरी बहू के हाथ में। सुनो जी, समधन जी ने तो इच्छा के लाखों के हीरो के कंगन चढ़ाए हैं। हमारे पास तो केवल चांदी का यही सिक्का है। कोई बात नहीं तुलसी, जाओ दामाद जी के हाथ में नारियल और ये सिक्का रख दो। दामाद जी, हमारी हैसियत आप लोग जितनी बड़ी तो नहीं है। बस ये नारियल और चांदी का सिक्का स्वीकार कीजिए। ये क्या समधन जी, हमने अपनी होने वाली बहू को हीरो के कंगन चढ़ाए, कम से कम आप सोना तो चढ़ाते। चांदी का कितना ही मोल होता है। माँ, तोहफे की कीमत रुपयों से नहीं बल्कि देने वाले से होती है। और मेरे सास ससुर ने इतने दिल से मुझे ये दिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इच्छा चाहिए। झुक झुक जीते रहिए जमाई राजा। इस लड़के के चलते मैं खून के घूंट पीकर इस झोपड़पट्टी में आई हूँ। कोई नहीं, एक बार बस दुल्हन बनकर मेरी बहू रानी अपने हीरो से भरे ससुराल में तो आ जाए। इसे मैंने खून के आंसू नहीं रुलाया तो राजवती नाम नहीं है मेरा।
बहुत जल्द धूमधाम के साथ इच्छा युवराज की शादी हो जाती है और इच्छा का उसके हीरों से भरे ससुराल में गृह प्रवेश होता है। सास राजवती चांदी की परात वाली थाली जिसमें हीरे जड़े थे उससे उनकी आरती करती है। आओ प्यारी बहू रानी, हीरो से भरे ससुराल में तुम्हारा खूब स्वागत है। भगवान जी, मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो मुझे हीरो से भरा ससुराल मिला है। देखो कितना बड़ा झूमर लगा है और हीरे कितने चमचमा रहे हैं और ये पूजा की थाली में भी हीरे चढ़े हैं। मैंने तो अपने मायके में इतनी गरीबी देखी थी कि पत्तलों में खाना खाया था। खैर, अब मैं इस शाही खानदान की इकलौती बहू और कल को ये हीरो से भरा ससुराल मेरे अकेले का होना है। सारी हीरो की चीजों पर मेरा अधिकार होगा। कुछ देर में मुंह दिखाई होती है जिसमें राजवती हीरे का डायमंड सेट चढ़ाती है जिसे देख बहू फूले नहीं समाती। अब देखना यह है कि हीरों से भरे ससुराल में उसकी खुशी कब तक बरकरार रहने वाली थी। मुंह दिखाई खत्म होते इच्छा कमरे में आराम करने आ जाती है। तभी राजवती भड़कते हुए अंदर आती है। इच्छा बहू, ओ इच्छा बहू, तुम्हारा ध्यान किधर है? इतना कीमती हीरो का हार तुम गिरा कर चली आई। वो माँ जी, मेरा ध्यान नहीं रहा कि हार गले से गिर गया है। चीजों को संभालना सीखो। अब तुम हीरो से भरे ससुराल की बहू अपने पिता की मिट्टी वाले घर की तरह इन हीरो को मिट्टी मत समझो। इच्छा को अपनी सास की यह बात चुभ जाती है और फिर वो चुप रहती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। उफ, ये हीरे का कंगन पहनकर तो काम भी नहीं होता। ये डायमंड सेट भी कितना भारी उतार कर रख देती हूँ। इच्छा गहने उतार कर अपनी माँ के लिए चांदी के हल्के टॉप्स और कंगन डाल लेती है जिस पर तानाशाही सास उसे सुना देती है। इच्छा बहू, मैंने तुझे जो हीरो का सेट दिया था तूने वो उतार कर ये चांदी क्यों पहना है? गला कलाई सब सुना है। तुम गरीबों को हीरा रास नहीं आता क्या? अपने गुरूर के आगे राजवती अपनी गरीब बहू को उसकी बात रखने का एक मौका नहीं देती और उसे ले जाकर अपने कमरे की तिजोरी के पास खड़ा करती है और अपनी तिजोरी में से सारे डायमंड सेट निकाल कर गुस्से में उसे थमा देती है। ये सारे हीरो के गहने हैं, हल्के भारी दोनों हैं। आज के बाद मुझे तेरा गला और तेरी कलाइयां सूनी नजर नहीं आनी चाहिए, समझ गई ना तू? लगना चाहिए कि तू हीरो से भरे ससुराल की बहू है, समझी? इच्छा की आंखों से टप टप आंसू गिरे जा रहे थे। उसने सहम कर जवाब दिया। तभी जैसे वो नजर उठाती है तो देखती है कि उसकी दोनों सहेली आई हैं। मेड दोनों को सास के कमरे तक छोड़कर जाती है। अरे टीटा तारा, तुम दोनों यहाँ? माँ जी, ये मेरी सहेलियां हैं। क्या करने आई हो दोनों? वो माँ जी, मेरी शादी है, बस इसीलिए कार्ड देने आई थी। राजवती उनके बीच से चली जाती है और इच्छा भी हीरो के सेट और उन्हें लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी तारा कहती है, इच्छा, मैंने सोचा था कि तू अपने हीरो से भरे ससुराल में खुश होगी, मगर तेरी हालत देखकर लग नहीं रहा कि तू खुश है। अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो, अभी मेरी सास ने मुझे हीरो के कितने डायमंड सेट दिए हैं। मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरा ससुराल हीरो से भरा हुआ है। इच्छा, ये तेरा भ्रम है कि तू अपने हीरो से भरे ससुराल में खुश है। सच्चाई तो ये है कि यहाँ तिल तिल तेरा दम घुट रहा है। ये बोलकर दोनों सहेली चली जाती हैं। तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इस हीरे से भरे ससुराल में जरा भी खुश नहीं हूँ। मैं घुट रही हूँ यहाँ पर। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। एक दिन राजवती अपनी सहेलियों के साथ घर में किटी पार्टी करती है और बेहोशी में ब्रेसलेट उतारकर कहीं रख देती है। अगले दिन इच्छा के माता पिता उसे मिलने आते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ? प्रणाम। खुश रहे बेटी, बस तेरी याद आ रही थी, मिलने का दिल किया तो चले आए। ये थोड़ी मिठाई लाए हैं। तभी आग बबूला होकर राजवती आकर इच्छा के माता पिता पर इल्जाम लगाती है। वाह मेरी गरीब बहू, इतना लंबा हाथ मारने के बाद भी तेरे दिल को चैन नहीं पड़ा जो अब तू अपने गरीब बाप को भी करोड़पति बनाने पर तुली हुई है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं समझी नहीं। ज्यादा ना समझ बनकर मत दिखा बहू। मेरे हीरो का ब्रेसलेट गायब है, कहाँ है बोल? बेटी के ससुराल में ऐसा तमाशा देखकर गरीब माता पिता वहां से जाने लगते हैं। चलो तुलसी, ये हमारी बेटी के ससुराल का निजी मामला है, यहाँ से चलते हैं। एक मिनट ठहरो जरा, तुम दोनों की तलाशी के बगैर तुम नहीं जा सकते। ये हाथ मोड़कर क्या छुपा कर ले जा रहे हो? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रामू, श्यामू, यहाँ आओ। राजवती नौकर चाकर से उनकी तलाशी करवाती है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इतने के बाद इच्छा के सब्र का बांध टूट जाता है। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। माना कि मैं गरीब की बेटी हूँ। हाँ, मैंने राजवीर से ये हीरो के भरे ससुराल को देखकर प्यार किया और शादी भी, क्योंकि मुझे लगता था कि यही सब कुछ इंसान को असली खुशियाँ देता है। मगर मैं गलत थी। मुझे नहीं पता था, मेरे माता पिता को नहीं पता था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको आपका ये हीरो से भरा संसार मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। चलिए माँ बाबूजी। रुक जाओ इच्छा,
तुम इस घर से अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अपनी बहू बेटे को घर से जाते देखकर नरेंद्र का गुस्सा राजवती पर भड़कता है। आज तुम्हारी वजह से मेरा इकलौता बेटा मेरी आंखों से दूर जा रहा है राजवती, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। राजवती का घमंड चूर चूर हो जाता है। उसे न चाहते हुए भी अपनी गरीब बहू को रोकना पड़ता है। रुक जाओ मेरे बहू बेटे, कहीं मत जाओ। मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी और खुद को बदलने की भी। इस तरह वो दोनों रुक जाते हैं और उस दिन के बाद से इच्छा अपने हीरों से भरे ससुराल में चैन से रह पाती है।